स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने आपका 1857 की क्रांति वाला चैप्टर पूरा कर लिया था। उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। आज की इस वीडियो में हम अपना नए चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर है आपका जन आंदोलन। 1857 की क्रांति के अलावा कौन कौन से अन्य जन आंदोलन हुए उससे पहले और उससे बाद में, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे और उन पर काफ़ी डिटेल में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की अपने पहले प्रश्न के साथ। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। ए सन्यासी विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी नील उपद्रव या फिर ऑप्शन डी पावना उपद्रव। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव होता है? यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नील उपद्रव या फिर नील विद्रोह, जिसे आप इंडिगो रिवोल्ट भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में आप इसे कहते हैं इंडिगो रिवोल्ट। अब देखिए यदि हम बात करें तो आपका सन्यासी विद्रोह भी बंगाल में हुआ, लेकिन यह आपका पहले हो गया था। फिर आपका पावना रिवोल्ट जो है वो भी आपका बंगाल में हुआ और आपका संथाल विद्रोह भी। लेकिन यदि हम बात करें तो 1857 के विद्रोह के जस्ट बाद ही आपका बंगाल में होता है नील विद्रोह यानी कि इंडिगो रिवोल्ट। इसकी शुरुआत होती है आपके नादिया जिला है बंगाल में, वहाँ के गोविंदपुर गांव से। जहाँ पर क्या होता था तो देखिए वहाँ पर इसे यदि हम बात करें इसके लीडर कौन थे तो विश्वास भाई थे दो, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। उनके नेतृत्व में किसान जुटते हैं और वो नील की खेती बंद कर देते हैं। अब ये विद्रोह क्यों होता है? तो देखिए ऐसा होता है कि अंग्रेज जो थे वो यहाँ पर ज़बरदस्ती नील की खेती करवाया करते थे और उससे बने हुए उस रंग को प्रयोग में लेते थे और महंगे दामों पर बाजार में बेचते थे। इससे क्या होता था कि जो किसान था उसको भी पैसा मिल जाता था, वह उधार लेके भी उगाता था और इतना प्रॉफिट होता था कि वो अपने उधार को भी चुका लेता था और फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ पैसा बच जाता था। लेकिन जर्मनी क्या करता है, बीच में जर्मनी जो है सिंथेटिक कलर्स जो आते हैं उनकी खोज कर लेता है। जब उनकी खोज हो जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे आपकी जो नील होती है उसकी डिमांड बाजार में घटने लग जाती है। उसका सौदा जो है घाटे का होने लग जाता है, उसमें लॉस होता है किसान को और व्यापारी को। फिर भी यहाँ पर व्यापारी ज़बरदस्ती उगवाते थे, किसान के पास कुछ बचता नहीं था, वह घाटे में जाने लगा धीरे धीरे, और इतना घाटे में कि उसकी ज़मीन जो वो गिरवी रखता था, जो जिससे पैसा लेता था मनी लेंडर से, उसके पास तो उसकी ज़मीन भी बिक जाती थी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो धीरे धीरे जो है पूर्ण रूप से इस तरीके से किसान इन चीज़ों से परेशान हो चुका था। तो इनके खिलाफ क्या हुआ, इनके खिलाफ जो है उसने अपना विद्रोह किया। 1859 के आसपास की ये बात है, जब 1859-60 में आपका नील विद्रोह हुआ था और नील कारखाने इसके बाद में जो हैं इंडिगो प्लांटेशन और इसके कारखाने जो हैं वे बंद हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए कई अखबारों ने इसका सपोर्ट किया, जैसे कि दीनबंधु मित्र जो हैं उन्होंने अपना नाटक नील दर्पण इसके ऊपर किया। इसके अलावा एच.सी. मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी, उन्होंने अपने जो उनका अखबार था हिंदू पैट्रियट, उसमें भी इसके बारे में लिखा है कि किस तरीके से किसान परेशान है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी। तो आइए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं आपके इंडिगो रिवोल्ट यानी कि नील विद्रोह को। तो देखिए 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह, जिसका टाइम पीरियड याद रखना है आपको, 1859 से 1860 हुआ। सन्यासी विद्रोह की यदि हम बात करें तो देखिए 1763 से 1800, संथाल विद्रोह 1855 से 56 और पावना विद्रोह आपका 1873 से 76। इन सभी का टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आपसे कालक्रम भी पूछ लेता है। अब वापस लौटते हैं नील विद्रोह पर। तो देखिए नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव, जो कि हमने आपको बताया था
इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। कहाँ से स्टार्ट होता है? बंगाल का नादिया जिला और उस जिले का गोविंदपुर गांव, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। वहाँ के एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों, कौन कौन? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, विश्वास भाइयों के नेतृत्व में वहाँ के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, जो कि हमने चर्चा करी कि उनसे फोर्सफुली ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन नादिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दीनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। फिर किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट जो हमने बात करी थी, उसके संपादक एच.सी. मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीन बंधु मित्र, इनका प्ले था कौन सा? नील दर्पण, ने अपने नाटक यानी कि प्ले नील दर्पण में किया है। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले इंडिगो रिवोल्ट का यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो वह है आपका कब? 1859 से 1860 का। फिर यहाँ पर और विद्रोहों का भी आपको बताया गया। सन्यासी विद्रोह यह कब था? यह आपका 1763 से और आपका होता है 1800 तक। संथाल विद्रोह यह आपका 1855 से और 56 तक। फिर पावना रिवॉल्ट जो है वह आपका होता है 1873 से 76 तक। इनकी भी हम काफ़ी आगे डिटेल में इन पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको इन सब का टाइम पीरियड याद रखना है। फिर हम आते हैं अपने नील विद्रोह इंडिगो रिवॉल्ट पर। तो कहाँ से शुरुआत होती है? बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से इसकी शुरुआत होती है। किनके द्वारा? तो विश्वास भाइयों के द्वारा। कौन कौन से? तो देखिए नाम याद रखना है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन दोनों के द्वारा। इसमें क्या होता है? नील की खेती करने से मना कर दिया जाता है। काफ़ी बड़े स्तर पर ये आंदोलन चलता है और इसमें अंत में 1860 में सभी कारखाने जो हैं बंगाल में बंद हो जाते हैं नील के। इससे संबंधित आपको अखबार याद रखना है, हिंदू पैट्रियट, एच.सी. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी का, और एक नाटक यानी कि प्ले याद रखना है आपको दीनबंधु मित्र का, कौन सा? नील दर्पण। ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में जो आपको जरूर याद रखने हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नील विद्रोह किसके बारे में था? ऑप्शंस हैं आपके पास। ए, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। बी, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। डी, नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। या फिर ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पर आपको ए और सी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। यह चीज़ दोनों में ही सही है कि रैयत नील की खेती यानी कि किसान नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उनसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। किस पर? एक अमान्य मूल्य पर। यदि मूल्य मिल रहा था तब तक वो कर रहे थे, लेकिन अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, इसलिए वो उसके विद्रोह में आ गए थे। ये हमने अभी बात करी थी। फिर कब हुआ स्टार्ट? तो देखिए इन फैक्ट्स को हमें याद रखना है बार बार। 1859 से 60 के बीच ये स्टार्ट होता है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसे करते हैं। और कहाँ से? तो बंगाल का जो नादिया जिला है, नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से।
ये कुछ फैक्ट्स तो आपको याद रखने ही रखने हैं। किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी इसकी बात की गई है। नील विद्रोह अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला संगठित व जुझारू विद्रोह था, जिसकी शुरुआत सितंबर 1859 में बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव से हुई। इस विद्रोह का कारण था कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, किंतु उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती इसकी खेती करवाई जा रही थी, और इसी के संदर्भ में सरकार ने 1860 में नील आयोग का गठन किया था। तो आपको यह भी याद रखना है कि नील आयोग का गठन कब किया गया? नील आयोग का गठन 1860 में किया गया था। यहाँ पर क्या हो रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में नील की दाम बहुत गिर चुके थे, क्योंकि जर्मनी ने वहाँ पर सिंथेटिक कलर्स जो हैं वो डिस्कवर कर लिए थे, उनका इन्वेंशन कर दिया था। उसके बाद से कोई पूछ नहीं रहा था, तो यहाँ पर जो अंग्रेज नील व्यापारी थे या किसान, वो क्या करवा रहे थे? किसानों से ज़बरदस्ती और कम दाम पर नील की खेती करवाना चाहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास: ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी, या फिर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दीनबंधु मित्र, इसका यहाँ पर सही उत्तर है। और हिंदू पेट्रियट अखबार में किसने लिखा? एच.सी. मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी ने। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, उसकी रचना किसने की? ऑप्शन है आपके पास: ए शरत चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बारिंद्र घोष, या फिर ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? ऑप्शन है आपके पास: ए तारानाथ बंदोपाध्याय, बी तारानाथ घोष, सी दीनबंधु मित्र, या फिर ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ, यानी कि डिक्लाइन हुआ? ह्रास यानी कि कमी आई या फिर डिक्लाइन। ऑप्शंस देखते हैं। ए नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, बी नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना, सी नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, या फिर ऑप्शन डी उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। और यह आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि हमने अभी इस पर काफ़ी डिस्कशन किया कि जर्मनी जो था उसने उस समय पर क्या किया, उसने सिंथेटिक कलर्स की वहाँ पर खोज कर ली थी, और उसके बाद क्या होता था, उसके बाद बाज़ार में नील के जो दाम थे इनके कपड़ों के, वे एकदम से गिर गए। और इसके बाद क्योंकि जर्मनी ने डाई बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो इंटरनेशनल जो बाज़ार था वहाँ से नील की छपाई जो है वो पूर्ण रूप से बाहर हो चुकी थी। तो इसके डिक्लाइन या ह्रास का क्या कारण था? नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी इसके ऊपर चर्चा की गई है। नील जो है मुख्यतः कैसी है? उष्णकटिबंधीय फसल है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल किया करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन व नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था, जो 1810 में बढ़कर 95% हो गया। यानी कि लगभग देखिए आप कितना, सिर्फ 5% ही उनका था, बाकी 95% यहाँ से जाता था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में देखिए, जो हमने बताया, जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया। तो ये इसका प्रमुख कारण था। अब देखिए, एक तो यहाँ से आप फैक्ट्स याद रखें, दूसरी चीज़, आप यदि RAS मेंस, UPSC मेंस देते हैं तो वहाँ पर भी आपको आंसर राइटिंग करनी है, उसमें भी ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है।
अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? ऑप्शन है आपके पास ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी रामधारी सिंह दिनकर ने, सी सरोजनी नायडू ने, या फिर ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कंफ्यूज नहीं होना है आपको रविंद्रनाथ टैगोर से, ये लिखा है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसमें? तो देखिए उनकी जो पुस्तक थी आनंद मठ, उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह लिखा गया है। और ये जो है किससे संबंधित है? वंदे मातरम, तो यह संबंधित है आपके किससे? यह है आपके सन्यासी जो रिवॉल्ट था, सन्यासी विद्रोह से संबंधित। अब देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की भी एक पूरी कहानी है, उस पर हम काफ़ी चर्चा करेंगे कि वो तो एक बहुत ही बड़े व्यक्ति थे, अंग्रेज भी उनको मानते थे, वो भी अंग्रेज़ों का सपोर्ट कहीं ना कहीं करते थे, तो कैसे वो इतने बदले और उन्होंने फिर एक पूरा गीत लिखा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो आपको ये फैक्ट जरूर याद रखना है कि वंदे मातरम जो कि आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ किससे रिलेटेड है? सन्यासी विद्रोह से, जो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया। तो देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, जो कलकत्ता सेशन था कांग्रेस का, उसमें पहली बार गाया गया किसको? वंदे मातरम को। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? ऑप्शन है आपके पास ए सन्यासी विद्रोह, बी कूका विद्रोह, सी संथाल विद्रोह, ऑप्शन डी नील विद्रोह, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सन्यासी विद्रोह का उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। किसमें? आपके आनंद मठ में। और इसी में उन्होंने क्या लिखा है? इसी में उन्होंने लिखा है वंदे मातरम। अगला प्रश्न देखते हैं। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। ऑप्शन है ए चुआर विद्रोह पर, बी सन्यासी विद्रोह पर, सी पालीगर विद्रोह पर, या फिर ऑप्शन डी तालुकदारों के विद्रोह पर। यहाँ से आपसे क्या पूछा है कि आनंद मठ उपन्यास किस चीज़ पर बेस्ड है? तो वह बेस्ड है आपके सन्यासी विद्रोह पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? ऑप्शन है आपके पास ए भील विद्रोह, बी रंगपुर तथा विद्रोह दिनापुर, सी विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह, या फिर ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। और देखिए ये चीज़ भी आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछी गई है। इसका सही उत्तर हम जानते हैं ऑप्शन नंबर डी सन्यासी विद्रोह जो है इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो इस पर हम काफ़ी क्वेश्चन अभी 3-4 कर चुके हैं। सही उत्तर पर आते हैं सीधे ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो देखिए वही क्वेश्चन आपसे रिपीट हुआ है जो हमने अभी किया। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विद्रोह है और दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। ऑप्शन ए पावना विद्रोह 1873, बी दक्कन किसान विद्रोह यानी कि डक्कन पीजेंट रिवॉल्ट 1875, सन्यासी विद्रोह 1894, और ऑप्शन डी कोल विद्रोह 1870। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो सी और डी ये दोनों ही आपके सही सुमेलित नहीं हैं, यानी कि ये आपका एक डिलीटेड क्वेश्चन है, गलत प्रश्न है। क्योंकि सन्यासी विद्रोह आपका 1894 में ना होकर के ये हमने इसकी बात की थी 1763 से 1800 तक चला, और कोल विद्रोह यह भी 1870 का ना होकर के 1871 का है।
तो यहाँ पर आपको याद रखना है पावना विद्रोह 1873 बिल्कुल सही है, दक्कन पीजेंट मूवमेंट 1875 बिल्कुल सही है, सन्यासी विद्रोह आपका 1763 से 1800 और कोल विद्रोह 1831, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुंगेर के बरहित या ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर पूछा है आपसे बरहियाताल विद्रोह जो था मुंगेर का, उसके बारे में, उसका उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है ए बाकाशत भूमि की वापसी की मांग, बी मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, सी जमींदारी प्रथा की समाप्ति, डी वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर ये सारे, और आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाकाशत भूमि की वापसी की मांग करना जो है मुंगेर के बरहियाताल जो मूवमेंट था, बरहियाताल विरोध, उसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली वहाबी आंदोलन यानी कि वहाबी मूवमेंट का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन है आपके पास ए लाहौर, बी पटना, सी अमृतसर और डी पुणे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पटना। वहाबी मूवमेंट जो था उसका मुख्य केंद्र था आपका पटना। अब यदि हम बात करें देखिए वहाबी मूवमेंट की, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट था। इसको स्टार्ट किसने किया? तो सैयद अहमद बरेलवी जो थे उन्होंने भारत में इसे प्रारंभ किया था। बाकी यदि हम बात करें तो इसे अरब में प्रारंभ किया था अब्दुल वहाब ने। तो देखिए उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। पहले आपको याद रखना है अब्दुल वहाब के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। कहाँ पर? अरब में। उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा वहाबी मूवमेंट या वहाबी आंदोलन। लेकिन यदि हम बात करें भारत में किसके द्वारा, तो भारत में सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। तो भारत में कौन? नाम आपको याद रखना है सैयद अहमद बरेलवी का, उनके द्वारा ये यहाँ पर प्रारंभ किया गया। मुख्य केंद्र जो है इसका कौन था? मुख्य केंद्र यहाँ पर देखिए, वैसे तो ये जो है ये पंजाब में सिख और बंगाल में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है मुस्लिम सत्ता को स्थापित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। लेकिन धीरे धीरे जो है ये बिहार बंगाल इनमें फैलता गया और इसने जो मुख्य जो इसका केंद्र बना वह आपका बना पटना। बिहार का पटना इसका मुख्य केंद्र यहाँ पर बनता है। और जब 1857 का भी विद्रोह होता है तब देखिए यदि हम बात करें तो जो वहाबी आंदोलन के लोग थे उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी जो है वहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए वहाबी आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो देखिए अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली। काफ़ी सुनियोजित और गंभीर चुनौती दी इसने अंग्रेजी सत्ता को, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। यानी कि 1840 से 1870 तक। कब के आसपास की बात है? तो 1840 से 1870 का इसका टाइम पीरियड हो जाता है। राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी, जिनका हमने अभी आपको नाम बताया, उन्होंने भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व किया या इसके प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए और अब्दुल वहाब के द्वारा ही इसे प्रारंभ किया गया। उसके नाम पर इसे वहाबी मूवमेंट नाम दिया गया। परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह का था। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो इसमें आ रहे हैं, आपको याद रखना है। इंडिया में इसे राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने प्रारंभ किया। अब्दुल वहाब से वह प्रभावित था, लेकिन ज़्यादा उस पर प्रभाव था किसका? शाह वली उल्लाह का। अब आगे हम बात करते हैं। तो देखिए सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेज़ों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। तो देखिए इसका गोल क्या था? इसका गोल था कि किस प्रकार से भारत में जो मुगलों ने सत्ता खोई है उसे वापस इस्टेब्लिश किया जाए, पंजाब में सिखों को हटाकर और बंगाल में अंग्रेज़ों को हराकर। आगे बात करें तो देखिए सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल,
उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 में पेशावर पर भी कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के डलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बन गया। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलवी कासिम ने, विलायत अली ने, इनायत अली ने और अहमदुल्ला आदि ने इसका नेतृत्व किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी यूपी, बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गईं। 1857 के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया था, जो कि हमने आपको बात अंत में बताई थी। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा मूवमेंट और आंदोलन है आपके लिए वहाबी आंदोलन। इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले भारत में इसे रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने प्रारंभ किया। किससे इंस्पायर था? अब्दुल वहाब अरब का जो था। फिर उससे ज़्यादा इंस्पायर था वो दिल्ली के संत थे शाह वलीउल्लाह। उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, क्या गोल था इस मूवमेंट का? इस मूवमेंट का गोल था कि पंजाब में सिखों को हराया जाए, बंगाल में अंग्रेजों को हराया जाए और भारत में पुनः मुस्लिम सत्ता स्थापित की जाए, जो कि मुस्लिम खो चुके थे, मुस्लिम शासक। इसके अलावा उसने काबुल पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में वो युद्ध करते हुए मारा गया बालाकोट की लड़ाई में। उसकी मृत्यु के बाद पटना मुख्य केंद्र बनता है और वहाँ पर मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, ये सब लोग जो हैं इसे लीड करते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है आपके वहाबी मूवमेंट के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो देखिए ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। कूका आंदोलन, ऑप्शन है आपके पास ए गुरु रामदास, बी गुरु नानक, सी गुरु राम सिंह या फिर ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु राम सिंह के द्वारा आपके कूका आंदोलन जो था उसे क्या किया गया? उसे संगठित किया गया था। कूका आंदोलन जो है वह मिलता लगभग सेम ही था आपके वहाबी आंदोलन से। ये दोनों धार्मिक आंदोलन थे, इसलिए दोनों को आप सेम तरीके का आंदोलन कह सकते हैं। ये पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत हुई, भगत जवाहरलाल ने इसकी शुरुआत करी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो सिख धर्म में बुराई हैं, अंधविश्वास हैं, उनको दूर करें और धर्म को अच्छे से बनाए रखें। बाद में इसका नेतृत्व जो है जब राजनीतिक ये आंदोलन हो जाता है तो इसका नेतृत्व गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था। बाद में इन राम सिंह को रंगून के लिए निर्वासित किया जाता है और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी यदि आप बात करें कूका आंदोलन की, तो देखिए कूका आंदोलन यह वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए। कौन कौन से? कूका आंदोलन, वहाबी आंदोलन, दोनों ही आपके एक धार्मिक आंदोलनों के रूप में प्रारंभ होते हैं, लेकिन बाद में ये राजनीतिक आंदोलनों में बदल जाते हैं, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहरलाल के द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से भी जानते हैं। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना था, जिससे धर्म की शुद्धि हो, जो कि हमने चर्चा करी कि शुरुआत में तो एक धार्मिक आंदोलन था, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया था। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जो कि हमने बताया, और इनकी मृत्यु 1885 में रंगून में ही हो गई। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। किसके बारे में? कूका आंदोलन के बारे में। कौन कौन सी चीज़ें? तो देखिए कूका आंदोलन जो है आपका वहाबी आंदोलन यानी कि वहाबी मूवमेंट से ही मिलता जुलता है। 1840 के आसपास इसे प्रारंभ किया गया। इसमें क्या होता है, तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो अंधविश्वास हैं या जो बुराइयां हैं सिख धर्म में, उन्हें कैसे दूर किया जाए और धर्म को अच्छा एवं शुद्ध बनाया जाए। इसलिए इसकी शुरुआत की गई भगत जवाहरलाल के द्वारा, लेकिन फिर यह एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजों को यहाँ से भगाना, जिसको लीड किया गुरु राम सिंह ने।
लेकिन 1872 में जो है गुरु राम सिंह को पकड़ लिया जाता है और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है। वहीं 1885 में रंगून में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कूका आंदोलन के बारे में जो कि आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। ऑप्शन है आपके पास ए बंगाल में, बी बिहार में, सी पंजाब में, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पंजाब में, पश्चिमी पंजाब से। किसके द्वारा? तो यह प्रारंभ हुआ था भगत जवाहरमल के द्वारा, बाद में गुरु राम सिंह ने इसे लीड किया। अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। ऑप्शन है आपके पास ए भीलों का, बी गारों का, सी गोंडों का, या फिर ऑप्शन डी कोलियों का। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। पागलपंथी विद्रोह जो है वो गारो जनजाति जो होती है उसके द्वारा किया गया था। कहाँ? तो यह भी आपके बंगाल में ही हुआ था। अब देखिए इस पर यदि हम चर्चा करें आगे, तो देखिए पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों यानी कि जो टीनेंट्स यानी कि जो किराए पर खेती करते थे उन पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर भी नियुक्त कर दिया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पागलपंथी विद्रोह। आपसे पूछा जा सकता है इसे घुमाकर भी कि कौन सा ऐसा विद्रोह था जिसमें एक स्वतंत्र सत्ता उसी समय स्थापित कर दी गई 1825 में ही। तो वह आपका पागलपंथी विद्रोह था। किस जनजाति से संबंधित है? तो यह आपके गारो जनजाति से संबंधित है। किस क्षेत्र में? उत्तरी बंगाल में। किसने प्रारंभ किया? करम शाह जो था उसने प्रारंभ किया। बाद में जो है उसका पुत्र उत्तराधिकारी टीटू जो है वह इसे लीड करता है और उसने शेरपुर पर 1825 में अधिकार किया, वहाँ का राजा बना और उसने एक स्वतंत्र सत्ता वहाँ पर चलाई। अपना न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट, ये सभी कलेक्टर, ये सभी लोग उसने वहाँ पर स्वयं के नियुक्त किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास ए बुल्ले शाह, बी करम शाह, सी युजवेंद्र सिंह, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद। देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी करम शाह। करम शाह ने पागलपंथ की स्थापना की थी। जिनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो इनके उत्तराधिकारी थे टीटू, जिनकी हमने अभी चर्चा की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो देखिए फराजी विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं, ए आगा मोहम्मद रजा, बी दादू मियाँ, सी शमशेर गाजी, या फिर ऑप्शन डी आपका वजीर अली। यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दादू मियाँ जो हैं वे फराजी विद्रोह यानी कि फराजी मूवमेंट के लीडर थे। फराजी विद्रोह कहाँ हुआ था यदि इसकी बात करें तो देखिए यह भी आपका बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। टाइम पीरियड की यदि हम बात करें कि ये कब हुआ तो देखिए ये आपका होता है 1818 से लेकर के 1862 तक आपका यह विद्रोह होता है। फराजी विद्रोह राम दादू मियाँ इसे लीड करते हैं बंगाल में 1818 से लेकर 1862 तक। आगे की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके द्वारा? हाजी शरीयतुल्लाह संप्रदाय चलाते थे बंगाल के फरीदपुर में, उस संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेज़ों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1862 तक चला। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित
हो गए। तो देखिए ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि किस संप्रदाय या किस आंदोलन के लोग वहाबी आंदोलन से जुड़ गए, तो वह था आपका फराजी विद्रोह। इसमें क्या होता है, कहाँ होता है, तो देखिए यह आपका बंगाल में होता है। हाजी शरियतुल्लाह जो हैं उनके द्वारा एक यह फरीदपुर में संप्रदाय बनाया गया था। उनके पुत्र थे दादू मियाँ, उन्होंने बंगाल से अंग्रेज़ों को निकालने की योजना बनाई और ये मूवमेंट 1818 से 1862 तक चलाया। अंत में इस मूवमेंट को वहाबी मूवमेंट से जोड़ दिया गया या उसमें इसका विलय कर दिया गया। तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, फराजी कौन थे? ऑप्शन है आपके पास, ए हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी, बी दादू के अनुयायी, सी आर्य समाज के अनुयायी, या फिर ऑप्शन डी मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी या दादू के अनुयायी। तो हमने पढ़ा था इसकी स्थापना फरीदपुर, बंगाल के फरीदपुर में किसने, हाजी शरियतुल्लाह ने की थी और उन्हीं के अनुयायियों को फराजी कहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन है आपके पास, ए केरल में, बी महाराष्ट्र में, सी मैसूर में, या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केरल में। वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था, कहाँ पर, केरल में। यदि हम बात करें तो देखिए ये क्या था वेलू थम्पी, तो ये जो अंग्रेज जो वहाँ के केरल के राजा थे उनका ये क्या था, उनका यह था दीवान। और इसने क्या प्रारंभ किया, इसने वहाँ पर प्रारंभ की आपके विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ। इसकी यदि हम यहाँ पर विस्तार में चर्चा करें तो देखिए 1805 में वेलेस्ली ने ट्रांकोवार की हम चर्चा कर चुके हैं, ट्रावनकोर की, उसमें महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की तथा यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलू थम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी। तो हमें याद रखना है कहाँ के राजा का दीवान था, ट्रावनकोर के राजा का। वेलू थम्पी कौन था, ये दीवान था, कहाँ के राजा का, ट्रावनकोर के राजा का, और इसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो देखिए कथन देखते हैं। पहला कथन है गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 में हुआ। दूसरा है गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया। तीसरा है गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया। और चौथा यहाँ पर कथन है धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, ए पहला दूसरा और तीसरा, बी दिया गया है पहला दूसरा और चौथा, सी पहला और दूसरा, या फिर ऑप्शन डी केवल एक। तो देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन, ये तीनों ही सही हैं। तो यहाँ पर देखिए आपसे किसके बारे में पूछा गया है, गंजाम और गुमसुर विद्रोह। तो देखिए ये आपके कब होते हैं, गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 हुआ। गुमसुर का विद्रोह 1808 में होता है। गुमसुर में श्रीकर भांजा और बाद में धनंजय भांजा जो है वो इस विद्रोह को लीड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, एकदम नया आपके लिए यह होगा। तो देखिए गंजाम और गुमसुर में विद्रोह की लंबी परंपरा रही, जिसमें गंजाम में 1800 से 1805 का विद्रोह तथा गुमसुर विद्रोह 1808 से 1837। गुमसुर में श्रीकर भांजा तथा बाद में उसके बेटे धनंजय भांजा द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। आपको याद रखना है गुमसुर में कौन, श्रीकर भांजा और बाद में उसका बेटा धनंजय भांजा। तो यहाँ पर पहला दूसरा और तीसरा कथन आपका इस प्रकार से सही थे। श्रीकर नहीं, क्योंकि चौथा कथन क्या था, धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे, ऐसा नहीं था, वहाँ पर यह उल्टा कथन आपको दिया हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं,
महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो देखिए यहाँ पर रामोसी रिवोल्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है ए न्यायमूर्ति रानाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी वासुदेव बलवंत फड़के, या फिर ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा रामोसी मूवमेंट चलाया गया। रामोसी जो ट्राइब था, यह जनजाति है, उनका यह मूवमेंट था और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में अब हम थोड़ी डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं आपके रामोसी विद्रोह या फिर रामोसी रिवोल्ट के बारे में। तो देखिए इसकी शुरुआत करी थी वासुदेव बलवंत फड़के ने, इसलिए इसे फड़के आंदोलन भी कहा जाता है। ये आपका बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ से संबंधित है। 1845 में यह आपका स्टार्ट हुआ था, रामोसी जनजाति के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। बाद में जो है ये आपका अंत हुआ इसका जब बलवंत फड़के को जो है यहाँ से काला पानी की सजा दी गई थी। अब देखिए यहाँ पर इसकी बात करें तो देखिए आपके पास क्या दिया गया है। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रणी वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 में आमरण अनशन में इनकी मृत्यु हो गई। तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ याद रखनी है कि यह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो यह स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? आपके वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा। और इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? इसी कारण जो है इसे क्या बोला जाता है? इसे आप फड़के रिवोल्ट भी बोलते हैं। तो ये नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि इसे वासुदेव बलवंत फड़के ने प्रारंभ किया था। और उन्होंने किस एरिया में ये हुआ था? तो ये आपके बॉम्बे या बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो रामोसी जनजाति के द्वारा ये किया गया। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है रामोसी रिवोल्ट के बारे में। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ऑप्शन है आपके पास ए पश्चिमी भारत, बी पूर्वी घाट, सी पूर्वी भारत, या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ये सब कहाँ आता है? ये पूरा क्षेत्र आपके पश्चिमी घाट के उसमें आता है। यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो देखिए पश्चिमी घाट में रहने वाली रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्नभाव होने के कारण उन्हें उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमें याद रखनी है इनकी लोकेशन। तो कहाँ पर ये हुआ था? तो हमने पहले तो बात करी थी कि ये आपका कहाँ हुआ? ये आपके हुआ था जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एरिया था वहाँ पर, और वहाँ पर ये रिवोल्ट आपका हुआ था। अब यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा क्षेत्र था वो भौगोलिक क्षेत्र। तो भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पर था आपका पश्चिमी घाट। उसमें रामोसी जाति द्वारा यह सबसे पहले 1822 में सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है इसके बारे में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? ऑप्शन है आपके पास ए
बिहार शरीफ, बी कोल्हापुर, सी सूरत और डी सिलहट। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कोल्हापुर। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नितिन गडकरी जो आते हैं वे आपके महाराष्ट्र से आते हैं और यहाँ पर महाराष्ट्र की जगह दी गई है कोल्हापुर। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोल्हापुर। देखिए यहाँ पर हम बात करें इसकी, तो देखिए गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी ज़मीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। तो देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है कि गडकरी जो लोग थे वो क्या करते थे? मराठों के किलों में काम करते थे। बाद में क्या हुआ? उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, उनसे भू राजस्व लिया जाने लगा। इसके विरोध में उन्होंने कब 1844 में विद्रोह किया था, जिसे दबाने में सरकार को काफ़ी मेहनत कर दी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है। ऑप्शन है आपके पास ए कुकी, बी खोंद, सी उरांव और डी नायकदा। इसका सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी खोंद। तो देखिए यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर के कहाँ बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 56 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास थे। अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोदों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया गया। किस जनजाति के द्वारा? तो खोंद जनजाति के द्वारा। और यह कहाँ कहाँ पाई जाती है? पहली चीज़ तो यह तमिलनाडु, बंगाल, मध्य भारत, इनके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें यह पाई जाती है। फिर यदि हम बात करें आगे, तो देखिए यह आपके इन क्षेत्रों में पाई गई। इसका नेतृत्व किसने किया? चक्र बिसोई नामक जो इनका युवा राजा था उसने इसका नेतृत्व किया था। और जो अंग्रेजों ने इसके विरुद्ध में क्या मरीहा एजेंसी गठित की थी, जिसके विरुद्ध खोदों ने विद्रोह किया। लेकिन 1855 में जब चक्र बिसोई गायब हो गया उसके बाद यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह 1831 से 32, जो कि आपको एक ऑप्शन में था कि असुमेलित कौन सा है, का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है यहाँ पर ए बुद्धू भगत, बी सुरगा, सी सिगराय, ऑप्शन डी जतरा भगत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बुद्धू भगत के द्वारा कोल विद्रोह। तो देखिए आप याद रख सकते हैं कोल विद्रोह कहाँ है? छोटा नागपुर क्षेत्र में। देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 बुद्धू या बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन है आपके पास ए कच्छ, बी सिंहभूम, सी पश्चिमी घाट या फिर ऑप्शन डी सतारा। तो देखिए यह किया गया था आपके कहाँ, जो छोटा नागपुर में सिंहभूम एरिया है वहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी सिंहभूम यहाँ आपका सही उत्तर होगा। कब हुआ यह? तो 1831 में हुआ। किसने लीड किया? बुद्धू भगत ने। अब उसके अलावा जो बातें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 1831 में
बुद्धो भगत के या बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में कहाँ कहाँ, तो देखिए सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और मानभूम क्षेत्रों में हुआ था, यानी कि आज का छत्तीसगढ़, झारखंड, रांची, उन क्षेत्रों में। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वमुख कारण क्या था? इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि करों को अत्यधिक बढ़ाया जाना। 1831 में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कौन सा विद्रोह, तो वह है आपका कौन सा, कोल विद्रोह। कहाँ होता है? तो छोटा नागपुर, यानी कि आज का जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उस क्षेत्र में। कहाँ कहाँ? सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम, इनमें यह हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? ऑप्शन है इसके ए सूरत, बी पूना, सी कालीकट या फिर ऑप्शन डी बड़ौदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बड़ौदा में जो गायकवाड़ थे उनके द्वारा बघेरा का विद्रोह किया गया था। कहाँ? तो देखिए यह हुआ था आपका 1818 में। किसके द्वारा? तो यह किया गया आपके गायकवाड़ों के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, बघेरा विद्रोह है 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818-19 में के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है किसके विरुद्ध हुआ, तो यह आपका गायकवाड़ों के विरुद्ध हुआ, वर्सेस गायकवाड़। किसके द्वारा? बघेरों के विरुद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। तो देखिए हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि इनका टाइम पीरियड याद रखना है, क्योंकि यह कालानुक्रम इनका पूछ लेते हैं। तो देखिए क्या क्या दिए गए हैं। पहला बंगाल का सिपाही विद्रोह, दूसरा कच्छ का विद्रोह, तीसरा वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, चौथा संथाल विद्रोह और पांचवा कोल विद्रोह। और यहाँ पर ये आपका RAS प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यदि हम एक एक करके इनकी बात करें तो बंगाल का सिपाही विद्रोह जो कि हेक्टर मुनरो के विरुद्ध हुआ, ये हुआ था आपका कब? 1764 में। कच्छ का विद्रोह यदि इसकी बात करें तो यह आपका हुआ 1819 में। फिर वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ। संथाल विद्रोह हमने बात करी थी 1855 में आपका हुआ। और कोल विद्रोह 1831 अभी हमने यहाँ पर बात करी थी। तो देखिए इनका कालक्रम हम देखें, सबसे पहले एक नंबर आपका आएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर यदि आप एक ऑप्शन भी याद रखते हैं तो आपका काम बन जाता है। जैसे इन सभी में आप कोल विद्रोह देखें तो यह 1831 में हुआ। संथाल विद्रोह आपको याद है 1855। इनको 2-3 को भी यदि आप यहाँ पर याद रखेंगे तो भी यह आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि वेल्लोर का सिपाही विद्रोह या बंगाल का सिपाही विद्रोह आपको नहीं पता होगा, कच्छ का विद्रोह नहीं पता होगा, लेकिन कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होंगी। और बाकी के आप यहाँ से ज़रूर याद कर लें इन ऑप्शंस को, ये रिपीट हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर ए वेलेस्ली,
बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर ऑप्शन डी सर जॉर्ज बारलो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सर जॉर्ज बारलो के समय में आपका वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। इसकी हमने अभी बात करी थी, कब हुआ था वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, तो यह हुआ था आपके 1806 में। देखिए एटलीस्ट आपको इनका टाइम पीरियड तो याद रखना ही है। अब देखिए यहाँ पर हम यदि इसकी बात करें तो 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर दिया तथा मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। वेल्लोर का विद्रोह गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बारलो के समय हुआ था। गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बारलो का कार्यकाल 1805 से 1807 रहा और 1806 में ये आपका वेल्लोर का सिपाही विद्रोह वहाँ पर हुआ था। देखिए इससे पहले वाले में हमने यदि बात करें तो वहाँ पर था आपका 1857 के पूर्व कौन कौन से, बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764। इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। इसमें क्या हुआ, हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। ये क्या था, ये आपका बंगाल का सिपाही विद्रोह था। तो यहाँ पर आपको ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखना है, जो कि यूजुअली आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है। पहला तो यहाँ पर आपको याद रखना है बंगाल का सिपाही विद्रोह और वेल्लोर का टाइम पीरियड। बंगाल का जब बक्सर का युद्ध हुआ उसमें हो गया 1764। दूसरा वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में होता है। किसके टाइम में, जॉर्ज बारलो के टाइम में ये होता है। क्या होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो मैसूर का राजा था उसका झंडा फहरा दिया था सैनिकों ने, क्योंकि उनकी धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया जा रहा था कंपनी के द्वारा। तो वह वहाँ पर नाराज होकर के अपने जो उनका मैसूर का राजा था उसका झंडा फहरा देते हैं जॉर्ज बारलो के समय। फिर इसके अलावा हमने देखिए जो है और चीज़ों की यहाँ पर हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, जिनमें हमने बात करी आपके संथाल के विद्रोह की, कोल विद्रोह की, गडकरी विद्रोह की। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए नील विद्रोह था। और भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी जिन पर हमने बात की है। तो ये सभी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अब अगली क्लास में करेंगे।